बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बदी साहब। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गेट नंबर 7, सुबह का समय, एक तरफ चमचमाती फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो से उतरते विधायक, दर्जनों सुरक्षाकर्मी, पीछे पीछे चल रहे समर्थक और दूसरी तरफ एक पुराना सा स्कूटर धीरे धीरे आकर रुकता है। स्कूटर चला रहा है एक साधारण सा कार्यकर्ता और पीछे बैठा एक शख्स जिसके बदन पर सफेद टेरिकाट का कुर्ता पैजामा, सिर पर गांधी टोपी और पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल, हाथ में एक छोटा सा कपड़े का झोला। स्कूटर से उतरते ही गेट पर खड़ा नया सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक लेता है। वह सोचता है शायद कोई बुजुर्ग अपनी समस्या लेकर विधानसभा आया है, लेकिन अगले ही पल वह बुजुर्ग अपनी जेब से विधायक का परिचय पत्र निकालता है। सुरक्षाकर्मी की आंखें फैल जाती है। वह तुरंत सैल्यूट करता है क्योंकि जिसके सामने वह खड़ा था वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का 5 बार का चुना हुआ विधायक था। नाम था आलम बदी आजमी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक विधायक की नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने साल 1956 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, आराम की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में इसलिए आया कि गांव की टूटी सड़कें और अंधेरे में डूबे घर बदल सके। यह उस आदमी की कहानी है जिसने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ते समय मुलायम सिंह यादव द्वारा भेजे गए 5 लाख रुपए यह कहकर लौटा दिए कि नेताजी आलम बदी चुनाव लड़ रहा है, कोई धंधा नहीं कर रहा है, मुझे नोटों की नहीं जनता की दुआओं की जरूरत है। यह उस विधायक की कहानी है जिसने 5 बार विधानसभा पहुंचने के बाद भी 20 से 30 रुपए मीटर वाले टेरिकाट का कुर्ता पहना, अपने कपड़े खुद धोए, 1200 रुपए का कीपैड मोबाइल चलाया और रोडवेज, बस, ट्रेन, ऑटो और कार्यकर्ताओं के स्कूटर से सफर करता रहा। यह उस नेता की कहानी है जिसने मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा कर कहा, मंत्री मुझे नहीं किसी नौजवान को बनाइए। यह उस जनप्रतिनिधि की कहानी है जो अपनी सरकार के खिलाफ जनता के साथ सड़क पर उतर गया और बीच सड़क पर खड़े होकर पूछ बैठा कि हमारी जनता से सरकार बड़ी होती है क्या। यह उस इंजीनियर विधायक की कहानी है जिसके क्षेत्र का टेंडर लेने से ठेकेदार डरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आदमी 1 रुपए का कमीशन नहीं लेगा और 1 रुपए की चोरी भी नहीं होने देगा। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा भी सुनाऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। साल 2014 जब पूरा देश मोदी लहर की बात कर रहा था, जब समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से कह रहे थे कि नेताजी सब ठीक है, आप भारी मतों से जीत रहे हैं, तब पूरी बैठक में सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मुलायम सिंह यादव की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नेताजी, अगर आपने इन चापलूसों की बात पर भरोसा किया तो आप आजमगढ़ का चुनाव हार जाएंगे। सोचिए, जिस दौर में लोग नेताओं को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, उस दौर में एक विधायक अपने सबसे बड़े नेता को हार का सच बता रहा था। आखिर कौन था यह आदमी? कैसे 5 बार विधायक बनने के बाद भी उसके बैंक खाते नहीं भरे लेकिन लोगों के दिल भर गए? कैसे उसने राजनीति में रहकर भी राजनीति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? और क्यों आज उसके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि अगर राजनीति में आलम बदी जैसे 10 नेता और होते तो शायद जनता का राजनीति पर भरोसा कभी नहीं टूटता। आज की कहानी सिर्फ आलम बदी की नहीं है, आज की कहानी उस राजनीति की है जिसे हमने धीरे धीरे खो दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। साल 2022 पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रंग में डूबा हुआ था। हर तरफ पोस्टर थे, बैनर थे, डीजे थे, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले थे, नेताओं के घरों के बाहर भीड़ थी और करोड़ों रुपए चुनावी मैदान में बह रहे थे। लेकिन आजमगढ़ के निजामाबाद में एक ऐसा घर भी था जहां चुनाव का कोई शोर नहीं था, न बाहर गाड़ियों की कतार, न कार्यकर्ताओं की भीड़, न लाउडस्पीकर, न बड़े बड़े होर्डिंग। घर के ऊपर सिर्फ भारत का तिरंगा लहरा रहा था। उस घर के आंगन में सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था। उसके सामने कुछ ग्रामीण बैठे थे। कोई अपने खेत की बात कर रहा था, कोई बिजली की, कोई बेटी की पढ़ाई की, और वह बूढ़ा आदमी हर बात को ऐसे सुन रहा था जैसे चुनाव नहीं, घर का कोई बड़ा अपने परिवार की बातें सुन रहा हो। वह थे आलम बदी, 5 बार विधायक, लेकिन घर वैसा जैसा पहली बार चुनाव लड़ते समय था। उस दिन एक पत्रकार ने उनसे मुस्कुराकर पूछा, आलम बदी साहब चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूं। पहले तो पत्रकार को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो आज की राजनीति में शायद ही कहीं दिखाई देता है। गांव के लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। कोई 100 रुपए दे रहा था, कोई 500, कोई 1000,
कोई मोटरसाइकिल लेकर प्रचार के लिए निकल पड़ा, तो कोई अपने खेत का काम छोड़कर दूसरे गांव में वोट मांगने चला गया। किसी ने उनसे पैसा नहीं मांगा, किसी ने डीजल का खर्च नहीं मांगा, किसी ने खाने का इंतजाम नहीं मांगा। लोग बस इतना कहते थे कि आलम बदी साहब ने पूरी जिंदगी हमारे लिए खर्च कर दी, अब चुनाव हमारा है। यह चुनाव किसी नेता का नहीं था, यह जनता का चुनाव था। और शायद यही वजह थी कि जिस आदमी के पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं थे, उसी आदमी के पास करोड़ों दुआएं थी। यही दुआएं उसे 5वीं बार विधानसभा तक ले गईं। लेकिन यह सम्मान एक दिन में नहीं मिला। इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक इंजीनियर ने आराम नहीं संघर्ष चुना था। 16 मार्च 1936 आजमगढ़ की मिट्टी में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही बच्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में ईमानदारी की मिसाल बन जाएगा। बचपन से ही आलम बदी की रुचि पढ़ाई में थी। मशीनों को समझना, चीजों को ठीक करना और हर काम को तर्क से देखना उनकी आदत बन चुकी थी। यही लगन उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक ले गई। साल 1956 आलम बदी ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। उस दौर में इंजीनियर बनना आज के IAS बनने जितना बड़ा सम्मान माना जाता था। गांव-गांव में लोग कहते थे कि बदी साहब का लड़का इंजीनियर बन गया है, क्योंकि आलम बदी साहब के वालिद साहब यानी उनके पिता का नाम बदिउज्जमा आजमी था। अब आलम बदी के सामने एक सुरक्षित भविष्य था, अच्छी नौकरी थी, सम्मान और आराम की जिंदगी थी। लेकिन हर बार जब वे छुट्टियों में आजमगढ़ लौटते थे तो उनकी नजर उन सड़कों पर पड़ती थी जो बरसात में कीचड़ बन जाती थी। बिजली के खंभे थे मगर कई गांव अभी तक अंधेरे में डूबे रहते थे। स्कूल थे लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। एक इंजीनियर होने के नाते वे जानते थे कि इन समस्याओं का हल सिर्फ नक्शे पर नहीं निकलेगा, इसके लिए व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। यहीं से उनके भीतर एक नई लड़ाई शुरू हुई। क्या वे पूरी जिंदगी मशीनों की मरम्मत करेंगे या उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को अधूरा छोड़ दिया है? कई दिनों तक यह संघर्ष उनके भीतर चलता रहा। आखिरकार उन्होंने वह फैसला लिया जिसे लेने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने लिए तय आराम का रास्ता भी छोड़ दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनकी इंजीनियरिंग किसी फैक्ट्री की मशीनों के लिए नहीं, अपने क्षेत्र की टूटी सड़कों, बिजली और विकास के लिए काम आएगी। यही वह फैसला था जिसने एक इंजीनियर को धीरे धीरे जनता का नेता बना दिया। लेकिन राजनीति का रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें जनता की अदालत में पहली बार 1996 में उतरना था, जहां फैसला डिग्री नहीं भरोसा करता है। साल 1996 उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। समाजवादी पार्टी तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही थी। हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो सिर्फ चुनाव न जीत सके बल्कि पार्टी के विचारों का चेहरा भी बन सके। इसी वजह से आजमगढ़ के निजामाबाद की एक फाइल मुलायम सिंह यादव के सामने रखी गई। इस फाइल में किसी बाहुबली का नाम नहीं था, किसी करोड़पति का भी नाम नहीं था, ना ही किसी बड़े राजनीतिक परिवार का। उस फाइल में लिखा था आलम बदी आजमी, एक इंजीनियर जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आराम की जिंदगी चुनने के बजाय जनता का रास्ता चुना था। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में लोग कहते थे कि अगर आलम बदी साहब ने किसी काम की जिम्मेदारी ले ली तो समझो वह काम पूरा होकर रहेगा। मुलायम सिंह यादव ने उनके बारे में जितना सुना उतना ही उनका विश्वास बढ़ता गया। आखिरकार फैसला हुआ कि निजामाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आलम बदी को बना दिया गया है। लेकिन टिकट मिल जाना चुनाव जीत जाने की गारंटी नहीं होता। टिकट मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था, चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि आलम बदी के पास न अपार दौलत थी, न चुनाव पर बहाने के लिए करोड़ों रुपए, न गाड़ियों का काफिला था और न ही ऐसा कोई तंत्र जो पैसे के दम पर वोट जुटा सके। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ एक साफ चरित्र और वर्षों की कमाई हुई साख। उधर पार्टी के नेता भी चिंता में थे। उन्हें लगता था कि इतना ईमानदार आदमी राजनीति की कठोर जमीन पर कैसे टिक पाएगा। लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि कुछ लोग चुनाव पैसे से नहीं अपने चरित्र से लड़ते हैं। और उसकी पहली मिसाल कुछ ही दिनों बाद पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी, जब मुलायम सिंह यादव ने उनकी मदद के लिए एक बैग भेजा और उस बैग के साथ जुड़ा एक ऐसा फैसला आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित किस्सा बन गया। साल 1996 निजामाबाद का चुनाव अब पूरी तरह गरमा चुका था। दूसरे उम्मीदवारों के पास गाड़ियां थी, पोस्टर थे, बैनर थे, लाउडस्पीकर थे और चुनाव में पानी की तरह बहाया जाने वाला पैसा भी था। लेकिन आलम बदी के घर का दृश्य बिल्कुल अलग था। न कोई चुनावी कार्यालय, न नेताओं की भीड़, न बाहर खड़ी SUV, बस एक साधारण सा घर था जहां सुबह से शाम तक क्षेत्र के लोग आते, अपनी समस्याएं बताते और चाय पीकर लौट जाते थे। इधर लखनऊ में नेताजी मुलायम सिंह यादव को लगातार खबर मिल रही थी कि आलम बदी साहब के पास चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उन्हें चिंता हुई क्योंकि वे जानते थे कि आदमी चुनाव हार गया तो वजह उसकी लोकप्रियता नहीं, उसकी गरीबी होगी।
उन्होंने पार्टी के एक विश्वस्त कार्यकर्ता को बुलाया और कहा ये 5 लाख रुपए लेकर आजमगढ़ जाओ और आलम बदी साहब को दे आओ, चुनाव ठीक से लड़ना चाहिए। उस दौर में 5 लाख रुपए किसी साधारण परिवार के लिए सिर्फ रकम नहीं थे, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थे। कार्यकर्ता बैग लेकर आजमगढ़ पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से वही परिचित आवाज आई कि अंदर आइए। कार्यकर्ता ने बैग सामने रखते हुए कहा कि नेताजी ने भेजा है, चुनाव में काम आएगा। आलम बदी कुछ क्षण तक उस बैग को देखते रहे, फिर उन्होंने बिना उसे खोले धीरे से वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्यकर्ता मुस्कुराया, उसे लगा शायद आलम बदी साहब संकोच कर रहे हैं। उसने फिर बैग उनकी ओर सरका दिया, लेकिन इस बार आलम बदी की आवाज पहले से ज्यादा दृढ़ थी। उन्होंने कहा इसे वापस ले जाइए। कार्यकर्ता ने पूछा लेकिन क्यों? नेताजी ने तो बड़े स्नेह से भेजा है। आलम बदी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नेताजी से कहना कि आलम बदी चुनाव लड़ रहा है, कोई धंधा नहीं कर रहा है। मुझे चुनाव जीतने के लिए नोटों की नहीं, जनता के वोट और दुआओं की जरूरत है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कार्यकर्ता ने शायद पहली बार देखा था कि राजनीति में कोई आदमी पैसा लेने से इनकार भी कर सकता है। वह बैग लेकर वापस लखनऊ पहुंचा। जब उसने पूरी बात मुलायम सिंह यादव को बताई तो कुछ देर तक नेताजी भी शांत रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ऐसे लोग ही राजनीति की असली पूंजी होते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे निजामाबाद में फैल गई। लोगों ने कहा, अगर हमारा उम्मीदवार खुद पैसे नहीं ले रहा तो चुनाव भी हम ही लड़ाएंगे। और फिर एक अनोखा अभियान शुरू हुआ। किसी किसान ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले, किसी दुकानदार ने 20 रुपए दिए, किसी मजदूर ने 50 रुपए दिए, किसी ने अपनी साइकिल दे दी, किसी ने मोटरसाइकिल, तो किसी ने कहा, आलम बदी साहब आप घर बैठिए, वोट हम मांगेंगे। उस चुनाव में पहली बार जनता किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रही थी। मतदान हुआ, मतगणना हुई और नतीजा आया। आलम बदी पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। उस दिन सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं जीता था, उस दिन यह विश्वास जीत गया था कि ईमानदारी के सामने कभी कभी पैसा भी हार जाता है। लेकिन विधायक बनने के बाद अक्सर लोगों की जिंदगी बदल जाती है। बदल जाते हैं कपड़े, बदल जाता है घर, बदल जाती है चाल और कभी कभी तो पहचान भी बदल जाती है। लेकिन आलम बदी नहीं बदले, बल्कि विधायक बनने के बाद उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो आज भी सुनने वालों को हैरान कर देता है। 1996 की जीत के बाद निजामाबाद के लोगों को लगा कि अब बदी साहब का जीवन भी बाकी नेताओं की तरह बदल जाएगा। लोग सोचते थे कि अब नया मकान बनेगा, नई गाड़ी आएगी, कपड़े बदलेंगे, रहन सहन बदल जाएगी। लेकिन कुछ महीने बीत गए, फिर एक साल, फिर दूसरा, और लोगों ने देखा विधायक बदल गया था लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं बदला था। एक दिन लखनऊ से आए एक पत्रकार ने उनसे मजाक में पूछा, आलम बदी साहब 5 बार विधायक बनने के बाद भी आपके कपड़े बिल्कुल वैसे ही हैं, कभी अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता? आलम बदी मुस्कुराए, अपने कुर्ते की बाह पर हाथ फेरा और बोले, कपड़े आदमी की पहचान नहीं बदलते, आदमी का चरित्र बदलता है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी महंगे खादी के कपड़ों का मोह नहीं किया। वे अंबेडकर नगर की टाडा कपड़ा मिल में बनने वाला सबसे साधारण टेरिकाट खरीदते थे, जिसकी कीमत सिर्फ 20 से 30 रुपए प्रति मीटर होती थी। लोग पूछते, इतना सस्ता कपड़ा क्यों? वे हंसकर कहते, यह जल्दी सिकुड़ता नहीं, सालों साल चलता है। और जनता के पैसे बचाने की बात करने वाला आदमी अपने ऊपर फिजूल खर्च कैसे करे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उस कपड़े से बना सफेद कुर्ता पैजामा कोई नौकर नहीं धोता था, उसे आलम बदी खुद धोते थे। नील डालते, टिनोपाल मिलाते और अपने हाथों से धोकर धूप में सुखाते, फिर उसी कुर्ते को पहनकर विधानसभा चले जाते थे। उनके लिए सफेदी कपड़ों में नहीं, नीयत में होनी चाहिए। सिर पर वही गांधी टोपी, पैरों में वही साधारण हवाई चप्पल और हाथ में करीब 1200 रुपए का एक साधारण कीपैड मोबाइल। जब दूसरे नेताओं के हाथों में महंगे स्मार्टफोन दिखाई देने लगे, तब भी आलम बदी साहब कहते थे कि फोन बात करने के लिए होता है, हैसियत दिखाने के लिए नहीं होता। उनके घर आने वाला हर व्यक्ति एक बात देखकर हैरान रह जाता था, घर में कोई नौकर नहीं थे। सुबह सुबह 5 बार का विधायक अपने ही कमरे में झाड़ू लगा रहा होता था। थोड़ी देर बाद बेटा या पोता मेहमानों के लिए बिना दूध की सादी चाय लेकर आता। न कोई दिखावा, न कोई सरकारी ठाट। जो पहली बार उनके घर आता उसे यकीन ही नहीं होता था कि उत्तर प्रदेश का 5 बार का चुना हुआ विधायक है। लेकिन आलम बदी अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन नेता अपने घर को जनता से बड़ा समझने लगे, उसी दिन राजनीति मर जाती है। शायद इसीलिए विधायक बनने के बाद भी उनके घर का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। सुबह से रात तक कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छात्र, कोई व्यापारी बिना अपॉइंटमेंट के उनके घर चला आता था। और आलम बदी साहब हर आदमी को उसी धैर्य से सुनते जैसे वही उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।
यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ विधायक नहीं अपने घर का बुजुर्ग मानते थे। लेकिन उनकी सादगी सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। जब वे विधानसभा के लिए निकलते थे तो पूरा लखनऊ एक ऐसा दृश्य देखता था जिस पर आज शायद ही कोई विश्वास करे। राजनीति में एक कहावत कही जाती है कि नेता की पहचान उसकी गाड़ी से होती है। किसी के आगे पायलट गाड़ी, किसी के पीछे दर्जनों एसयूवी, किसी के साथ सुरक्षा कर्मियों का लंबा काफिला। लेकिन अगर किसी ने पहली बार आलम बदी को देखा होता तो शायद वह कभी विश्वास ही नहीं करता कि यह आदमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का 5 बार का चुना हुआ विधायक है। लखनऊ में विधानसभा का सत्र चल रहा होता। सुबह सुबह गेट नंबर 7 के सामने एक के बाद एक चमचमाती गाड़ियां अक्सर रुकती थीं। फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो और उन गाड़ियों से उतरते थे बड़े बड़े विधायक, जिनके आगे पीछे दर्जनों लोग चलते थे। उसी समय भीड़ के बीच एक पुराना स्कूटर धीरे धीरे आकर रुकता। स्कूटर चला रहा होता कोई साधारण सा कार्यकर्ता और पीछे बैठे होते सफेद टेरिकाट का कुर्ता पैजामा, सिर पर गांधी टोपी, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल और हाथ में कपड़े का छोटा सा झोला लिए आलम बदी साहब। वे धीरे से उतरते, स्कूटर चला रहे कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहते, चलो भाई शाम को मिलते हैं, और फिर विधानसभा के गेट की ओर बढ़ जाते। कई बार ऐसा हुआ कि नए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। उन्हें लगा कोई बुजुर्ग आदमी अपनी समस्या लेकर विधानसभा आ गया है। एक दिन एक जवान ने विनम्रता से कहा, बाबा अंदर सिर्फ विधायक और अधिकारी जा सकते हैं। आलम बदी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी जेब से विधानसभा का परिचय पत्र निकाला और चुपचाप उसके हाथ में रख दिया। कार्ड पढ़ते ही जवान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत सैल्यूट मारा और बार बार माफी मांगने लगा। लेकिन आलम बदी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें माफी मांगने की बात कैसी। यही उनका स्वभाव था, न पद का घमंड न पहचान का अहंकार। यह सिर्फ विधानसभा तक की कहानी नहीं थी। अपने क्षेत्र में भी वे अक्सर रोडवेज बस से सफर कर लेते थे। कई बार ट्रेन से निकल पड़ते, कभी ऑटो में बैठ जाते। जब कोई कार्यकर्ता मिल जाता तो उसकी स्कूटर की पिछली सीट ही उनकी गाड़ी बन जाती थी। लोग कई बार कहते थे कि आलम बदी साहब अब कोई नई गाड़ी ले लीजिए, 5-5 बार के विधायक रह चुके हैं। वह हंसकर जवाब देते थे कि जिस सड़क को जनता ने बनाया है उस सड़क पर चलने के लिए गाड़ी नहीं, नियत चाहिए। उनके पास एक पुरानी सेकेंड हैंड एम्बेसडर थी। वह भी अक्सर रास्ते में जवाब दे देती थी, कभी तेल खत्म, कभी इंजन बंद। बाद में उन्होंने एक पुरानी सेकेंड हैंड बोलेरो ले ली, लेकिन उसका भी इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे। कहते थे तेल में जितना पैसा जलेगा उससे किसी गरीब की दवा आ जाएगी। शायद इसलिए उन्होंने कभी सफर को अपनी हैसियत नहीं बनाया। उनके लिए सफर का मतलब जनता तक पहुंचना था। लेकिन यह सादगी केवल रास्तों तक सीमित नहीं थी। एक दिन समाजवादी पार्टी ने सोचा कि इतना ईमानदार, अनुभवी और लोकप्रिय नेता मंत्री बनना चाहिए। लेकिन आलम बदी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अखिलेश यादव भी कुछ पल के लिए अवाक रह गए। समय बीतता गया, 1996, फिर 2002, फिर एक हार, और उसके बाद 2012, 2017 और 2022। जनता ने बार बार साबित कर दिया कि उसे आलम बदी पर भरोसा है। अब वे समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाने लगे थे। पार्टी में उनकी छवि ऐसी थी जिस पर उंगली उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वे मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। नेताजी जानते थे कि आदमी अगर कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे न निजी स्वार्थ होगा न कोई सौदा। बाद में जब अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली तो सम्मान पहले से भी बढ़ गया। कहते हैं जब भी आलम बदी लखनऊ में उनसे मिलने पहुंचते थे तो अखिलेश यादव अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका सम्मान करते थे। यह सम्मान उम्र का नहीं था, यह सम्मान चरित्र का था। इसी दौरान कई बार पार्टी के भीतर यह चर्चा हुई कि आलम बदी को मंत्री बना दिया जाए। वजह थी 5 बार के विधायक, साफ छवि, इंजीनियर और जनता के बीच गहरी पकड़। मंत्री बनने के लिए इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता था। एक दिन उनसे साफ साफ कह दिया गया कि आलम बदी साहब अब आपको मंत्री बन जाना चाहिए। यह सुनकर वे कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, मंत्री मुझे मत बनाइए। सामने बैठे लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा क्यों? आलम बदी साहब ने जो जवाब दिया वह उनके पूरे जीवन का दर्शन था। उन्होंने कहा, मंत्री मुझे नहीं, किसी नौजवान को बनाइए, अब उसकी बारी है। मैं विधायक रहकर अपनी जनता के बीच ज्यादा काम कर सकता हूँ। जिस दिन मैं मंत्री बन गया उस दिन मेरे और मेरी जनता के बीच दरवाजे बढ़ जाएंगे। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आज की राजनीति में लोग विधायक बनने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं, फिर मंत्री बनने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक आदमी अपने सामने खड़े सबसे बड़े राजनीतिक अवसर को मुस्कुराकर ठुकरा रहा था। उसे कुर्सी नहीं चाहिए थी, उसे अपने लोगों के बीच रहना था। शायद इसलिए निजामाबाद में लोग उन्हें नेता कम, घर का अपना आदमी ज्यादा मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर रात के 2 बजे भी किसी के घर कोई मुसीबत आ जाए
तो आलम बदी साहब का दरवाजा बंद नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। लोग उन्हें रोकते रहे, समझाते रहे, कहते रहे आलम बदी साहब सरकार हमारी है। लेकिन उस दिन उन्होंने जो कहा वह सिर्फ समाजवादी पार्टी के इतिहास में नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। राजनीति इंसान की असली पहचान तब नहीं बताती जब वो विपक्ष में होता है। राजनीति की असली परीक्षा तब होती है जब सरकार अपनी हो और अन्याय भी अपनी ही सरकार में हो रहा हो। यहीं से तय होता है कि कोई नेता सत्ता का प्रतिनिधि है या जनता का। यह घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आलम बदी साहब विधायक थे। सरकार उनकी अपनी थी, लेकिन एक दिन उनके विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने उन्हें भीतर तक बेचैन कर दिया। कस्बे के एक व्यापारी के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की थी। व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस सब कुछ जानती है लेकिन कार्रवाई करने से बच रही है। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। अगले दिन पूरा बाजार बंद हो गया, दुकानों के शटर गिर गए, हजारों व्यापारी, दुकानदार और आम लोग सड़क पर उतर गए। सबने तय किया आज पैदल मार्च होगा और सीधे कलेक्ट्रेट तक। उधर यह खबर आलम बदी तक पहुंची। लोगों को लगा कि वो अपनी सरकार के विधायक हैं, शायद प्रशासन से बात करेंगे, शायद लोगों को समझाकर घर भेज देंगे। लेकिन कुछ देर बाद लोगों ने जो देखा वह किसी ने सोचा भी नहीं था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने, सिर पर गांधी टोपी लगाए आलम बदी साहब खुद उसी मार्च में जाकर खड़े हो गए। वे किसी मंच पर नहीं चढ़े, उन्होंने भाषण नहीं दिया, वे चुपचाप व्यापारियों के साथ पैदल मार्च में चलने लगे। यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। अपनी ही सरकार का विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गया। पार्टी के कुछ स्थानीय नेता घबरा गए। वे दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। किसी ने धीरे से कहा, विधायक जी यह ठीक नहीं लग रहा, सरकार हमारी है, विपक्ष से मुद्दा बना देगा। दूसरे ने कहा, अब चलिए हम अधिकारियों से बात कर लेंगे, आप इस मार्च से अलग हो जाइए। आलम बदी रुक गए। उन्होंने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर धीरे धीरे मुड़े और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर ऐसी बात कही जो आज भी आजमगढ़ के लोग गर्व से सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जनता से सरकार बड़ी होती है क्या? यह सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे आगे बोले, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन जनता हमेशा यहीं रहती है। अगर मेरी जनता के साथ अन्याय होगा और मैं सिर्फ इसलिए चुप रहूं कि सरकार मेरी है, तो ऐसी सरकार भी मेरे किसी काम की नहीं और ऐसी विधायकी भी। इतना कहकर उन्होंने फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अब वे सिर्फ विधायक नहीं थे, वे उस भीड़ में चल रहे एक आम नागरिक थे जो न्याय मांग रहा था। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जनप्रतिनिधि और सत्ता प्रतिनिधि में कितना बड़ा अंतर होता है। आलम बदी ने सरकार नहीं छोड़ी लेकिन जनता का साथ भी नहीं छोड़ा। यही कारण था कि उनकी राजनीति कभी कुर्सी की राजनीति नहीं बनी, वो भरोसे की राजनीति बन गई। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी ईमानदारी सिर्फ भाषणों तक सीमित थी तो आप गलत हैं, क्योंकि जिस आदमी ने राजनीति में 1 रुपए का भी समझौता नहीं किया, उसी आदमी ने विकास कार्यों में भी 1 रुपए का कमीशन नहीं खाने दिया। और यहीं से शुरू होती है कि इंजीनियर विधायक की सबसे बड़ी पहचान। आज अगर किसी नेता के विकास कार्यों की चर्चा होती है तो अक्सर एक सवाल भी साथ चलता है कि कितना कमीशन खाया होगा। दुर्भाग्य है कि राजनीति में यह सवाल अब सामान्य हो चुका है। लेकिन आजमगढ़ में एक समय ऐसा भी था जब ठेकेदार किसी विधायक के क्षेत्र में काम मिलने पर खुश नहीं होते थे, घबराते थे। वो विधायक थे आलम बदी साहब। लोग कहते थे कि अगर आलम बदी साहब की विधायक निधि का काम मिल गया तो समझ लो कि 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं चलने वाली। कारण सिर्फ उनकी ईमानदारी नहीं था, कारण था उनका इंजीनियर होना। साल 1956 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाला यह आदमी आज भी अपनी पढ़ाई नहीं भूला था। उसे पता था कि अच्छी सड़क कैसे बनती है, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी गिट्टी चाहिए, लोहे की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए और कहाँ ठेकेदार जनता के पैसे बचाकर नहीं, जनता का पैसा खाकर काम करते हैं। यही वजह थी कि वे फाइल पर दस्तखत करके घर नहीं बैठते थे। एक दिन अचानक खबर मिलती, विधायक आलम बदी साहब निर्माण स्थल पर पहुंच गए हैं। अधिकारी घबरा जाते थे, ठेकेदार परेशान हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज सिर्फ निरीक्षण नहीं होगा, परीक्षा होगी। आलम बदी धूप की परवाह किए बिना सीधे निर्माणाधीन सड़क पर उतर जाते थे। हाथ में कोई दिखावे वाला डंडा नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस अपनी इंजीनियर की नजर। वे झुककर गिट्टी उठाते, हाथ में मसल कर देखते, सीमेंट की मात्रा पूछते, लोहे की सरियों को देखते और फिर अधिकारियों से सवाल शुरू हो जाता। डिजाइन में यह मोटाई लिखी है, यहाँ कम क्यों है? सीमेंट का अनुपात बदला किसने? अगर यह सड़क 2 साल में टूट गई तो जवाब कौन देगा? कई अधिकारी हैरान हो जाते। उन्हें लगता था कि एक विधायक इतना तकनीकी ज्ञान कैसे रख सकता है, लेकिन वे भूल जाते थे कि सवाल पूछने वाला आदमी सिर्फ विधायक नहीं,
इंजीनियर भी था। कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में ठेकेदार सबसे ज्यादा उसी बात से डरते थे कि आलम बदी 1 रुपए का कमीशन तो लेते नहीं, लेकिन 1 रुपए की चोरी भी नहीं होने देते। यही कारण था कि उनकी विधायक निधि से बने कई काम वर्षों तक लोगों के काम आते रहे। लेकिन उनके लिए विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनवाना नहीं था। वे कहते थे अगर स्कूल की दीवार टूट रही है तो वह अभी विकास का सवाल है, अगर गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है तो वह अभी विकास का सवाल है, अगर गरीब इलाज के बिना मर रहा है तो वह अभी विकास का सवाल है। यही सोच के साथ उन्होंने अपनी विधायक निधि का बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों की मरम्मत, चहारदीवारी, ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण, नए ट्रांसफार्मरों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कराया। विधानसभा में भी वे कभी बिना तैयारी के नहीं बोलते थे। जब दूसरे लोग नारे लगा रहे होते थे तब आलम बदी के हाथ में आंकड़े होते थे। जब दूसरे लोग आरोप लगा रहे होते तब उनके पास इंजीनियरिंग की रिपोर्ट होती थी। इसलिए विपक्ष के नेता भी उन्हें ध्यान से सुनते थे और सत्ता पक्ष के मंत्री भी उनकी बात को हल्के में नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आदमी राजनीति नहीं कर रहा है, तथ्य रख रहा है। शायद यही वजह थी कि आलम बदी ने अपने जीवन में सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने राजनीति में विश्वास भी बनाया। लेकिन उनके लिए समाज केवल ईंट, सीमेंट और बिजली के तारों में नहीं बनता था। वे जानते थे अगर समाज के दिल टूट जाएं तो सबसे चौड़ी सड़क भी किसी काम की नहीं रहती। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का एक और मिशन बनाया, लोगों को जोड़ना। कहते हैं कि एक नेता की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसने कितनी सड़कें बनवाई, पहचान इस बात से भी होती है कि उसने समाज को कितना जोड़ा। आलम बदी अच्छी तरह जानते थे कि अगर गांव में सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, स्कूल बन जाए, लेकिन लोगों के दिल में नफरत भर जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। शायद इसी सोच ने उन्हें राजनीति से ऊपर उठाकर समाज का आदमी बना दिया। उन्होंने आजमगढ़ में कौमी एकता मंच की स्थापना की। उस समय वह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। क्षेत्र में जब भी 2 समुदायों के बीच तनाव की कोई खबर आती, लोग पुलिस से पहले एक नाम लेते थे, कहते थे आलम बदी साहब को बुलाइए, क्योंकि उन्हें विश्वास था अगर आलम बदी आ गए तो मामला बिगड़ेगा नहीं। कई बार हालात इतना तनावपूर्ण हो जाते थे कि प्रशासन अतिरिक्त पुलिस बुला लेती, लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, बाजारों में सन्नाटा फैल जाता था। लेकिन ऐसे समय में आलम बदी बिना किसी सुरक्षा घेरे के अकेले ही वहां पहुंच जाते थे। न उनके पास पुलिस का जत्था होता, न निजी गार्ड। वे दोनों समुदायों के बीच जमीन पर बैठ जाते थे, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, बस एक ही बात करते थे, अगर आज हम एक दूसरे से लड़ गए तो हार किसी एक की नहीं होगी, पूरे इलाके की होगी। शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही थी कि दोनों पक्ष उनकी बात सुनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आदमी किसी धर्म का नेता नहीं, इंसानियत का आदमी है। यही कारण है कि आलम बदी ने कभी अपनी राजनीति को जाति और धर्म की दीवारों में कैद नहीं होने दिया। विधानसभा में भी वे कभी बेवजह हंगामा करने वालों में नहीं रहे। जब वे बोलते थे तो किसानों की बात करते थे, बिजली की बात करते थे, स्कूलों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे और विकास की बात करते थे। शायद इसलिए विपक्ष के नेता भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि आलम बदी जब खड़े होते हैं तो राजनीति नहीं, जनहित बोलता है। कहते हैं ईमानदार होना आसान नहीं है, लेकिन सत्ता के सबसे ताकतवर आदमी की आंखों में आंखें डालकर सच बोल देना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। साल 2014 देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। चारों तरफ एक ही चर्चा थी, मोदी लहर। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सामने थे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता रमाकांत यादव। मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, पार्टी के अंदर छुपा हुआ था। आजमगढ़ के कई स्थानीय नेता रोज लखनऊ रिपोर्ट भेज रहे थे। हर रिपोर्ट में एक ही बात लिखी होती थी, नेताजी सब बढ़िया है, आप भारी मतों से जीत रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जमीन पर तस्वीर बदल चुकी थी। इसी बीच चुनाव से कुछ दिन पहले आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बेहद गोपनीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। कमरे में पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे थे। एक एक करके सबने अपनी बात रखी। हर नेता ने यही कहा कि सब ठीक है, लहर हमारी है, जीत पक्की है। कमरे में बैठे मुलायम सिंह यादव सबकी बातें सुन रहे थे। तभी कमरे के कोने में एक बुजुर्ग धीरे से खड़े हुए। वह थे आलम बदी साहब। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे मुलायम सिंह यादव की आंखों में देखा और कहा, नेताजी अगर आप इन्हीं रिपोर्टों पर भरोसा करते रहे तो आजमगढ़ का चुनाव हार जाएंगे। पूरा कमरा सन्न रह गया। जिन नेताओं ने कुछ मिनट पहले जीत का दावा किया था, उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। आलम बदी रुके नहीं, वे आगे बोले, जमीन पर भाजपा बहुत मजबूत है,
हमारी तैयारी कमजोर है, आपको झूठ बताया जा रहा है, अगर अभी रणनीति नहीं बदली तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर किसी के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुलायम सिंह यादव के सामने चापलूसी नहीं सच रखा था। नेताजी कुछ पल तक चुप रहे, वे जानते थे कि आलम बदी झूठ बोलने वालों में नहीं है। अगर आलम बदी कह रहे हैं तो जमीन पर हालात सचमुच गंभीर होंगे। उसी रात पूरी चुनावी रणनीति बदल दी गई। नेताजी खुद मैदान में उतर गए, बूथ स्तर तक संगठन को दोबारा खड़ा किया गया। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन जनता के बीच जाने का उनका सिलसिला कभी नहीं रुका। 92 साल की उम्र तक वह उसी सादगी के साथ लोगों से मिलते रहे जैसे पहली बार चुनाव लड़ते समय मिला करते थे। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को भावुक कर दिया। अब आलम बदी साहब नहीं रहे। एक शरीर चला गया, लेकिन उनके पीछे ऐसा चरित्र छोड़ गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीति की किताब का सबसे उजला अध्याय बन गया। आज जब कोई कहता है कि राजनीति में ईमानदार लोग नहीं बचे, तो आजमगढ़ की मिट्टी शायद धीरे से एक नाम फुसफुसाती है। वो नाम है आलम बदी। एक ऐसा आदमी जिसने 1996 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अपनी बुद्धि को धन कमाने का साधन नहीं बनाया। एक ऐसा विधायक जिसने 5 बार चुनाव जीता, लेकिन 5 कमरों का अहंकार भी नहीं बनाया। एक ऐसा नेता जिसने 5 लाख रुपए लौटाकर बता दिया कि चुनाव पैसे से नहीं, चरित्र से जीते जा सकते हैं। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जब बस में बैठा, ट्रेन में बैठा, ऑटो में बैठा, कार्यकर्ता के स्कूटर पर बैठा, लेकिन कभी जनता के सिर पर नहीं बैठा। एक ऐसा इंसान जिसने मंत्री बनने से इसलिए इनकार कर दिया कि कहीं जनता उससे दूर न हो जाए। एक ऐसा विधायक जो अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के लिए सड़क पर उतर गया। एक ऐसा इंजीनियर जिसने ठेकेदारों से नहीं अपने जमीर से समझौता किया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि राजनीति का सबसे बड़ा आभूषण कुर्सी नहीं, चरित्र होता है। आज आलम बदी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी राजनीति में ईमानदारी की बात होगी, जब भी कोई युवा यह पूछेगा कि क्या सचमुच राजनीति साफ हो सकती है, तो जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा आजमगढ़ की उन गलियों में जहां आज भी लोग गर्व से कहते हैं कि हमने एक ऐसा विधायक देखा है जो 5 बार जीत कर भी आम आदमी ही बना रहा। शायद ऐसे लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास बन जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।